गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए, जिद पर अड़े रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 5 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने एआई को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया एआई इन द स्कूल क्यूरिकुलम में, ताकि इनकी बढ़ोतरी की जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। गर्मी की छुट्टियों के दौरान माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण आयोजित करने के तुरंत बाद राज्य ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में एआई को शामिल करके इस तेजी से बढ़ती तकनीक को अपनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी। केरला गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया गया सेकेंडरी स्कूल्स में। इसी के साथ एआई को कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तकों में एकीकृत किया गया है, और ताकि छात्रों को एआई के लाभों के बारे में समान जानकारी मिल सके, बजाय इसे कि कुछ लोगों के लिए ये वैकल्पिक बनाने का कार्य भी करती है। साथ ही साथ कक्षा 7 की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के द्वारा पाठ्य पुस्तक में इसे शामिल करने से नए शैक्षणिक वर्ष में लाख से अधिक छात्रों को एआई से परिचित होने का अवसर भी मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखना होगा कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया गया सेकेंडरी स्कूल्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना किसने शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना को शुरू की है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाकृषि समृद्धि योजना शुरू की है, जो खाद्य और कृषि आधारित उद्योगों प्रसंस्करण गतिविधियों में शामिल कृषि बुनियादी ढांचा परियोजना और कृषि बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया महाकृषि समृद्धि योजना, जिसके तहत एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी दी जाएगी, और साथ ही साथ एमकेएसवाई के तहत नई परियोजना मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए, यानी परियोजना लागत के आधार पर भूमि और भवन संयंत्र और मशीनरी आदि के अधिग्रहण या निर्माण के लिए ऋण प्रदान भी किया जा सकता है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होगी कि हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा महाकृषि समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में हैदराबाद किस राज्य की पूर्ण राजधानी बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट की हाल ही में हैदराबाद पूर्ण रूप से राजधानी बन चुकी है। तो जानते हैं इसके पीछे की वजह। जब 2 जून 2014 को तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, तो हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए साझा राजधानी बनाया गया, जो 2 जून 2024 को समाप्त हो गया। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की अनुसूची 10 और 12 के तहत सूचीबद्ध संस्थानों को छोड़कर हैदराबाद में अपने कब्जे वाली सभी इमारतों को खाली करने पर सहमत हो गई है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। सबसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्टर्स याद रखनी होगी कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ। तो साल 2014 के 2 जून के दिन ही आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ, और इसी के दौरान ये निर्णय लिया गया कि हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए साझा राजधानी बनाया जाएगा, और ये कार्यकाल 2 जून 2024 को कंप्लीट हो चुका, और तेलंगाना का पूर्ण राजधानी हैदराबाद को बनाया गया। साथ ही साथ तेलंगाना राज्य का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा पारित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा किया गया था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 5(2) में प्रावधान है कि इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश के लिए एक नई राजधानी स्थापित की जाएगी, और हैदराबाद तेलंगाना की एकमात्र राजधानी बन जाएगी। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में हैदराबाद को तेलंगाना का पूर्ण राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो चुकी है? तो राइट आंसर होगा रुचिरा कंबोज।
रुचिरा कंबोज को हाल ही में इंडिया की फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त हुई थी यूनाइटेड नेशन में, और इनको हाल ही में रिटायरमेंट किया गया। रुचिरा कंबोज उनका नाम है। जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में कार्य भी किया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर चुकी हैं और 35 साल की सेवा देते हुए इनका सेवानिवृत्त कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये 1987 बैच के आईएफएस अधिकारी कंबोज ने अपना पोस्ट किया कि असाधारण वर्षों और अविस्मरणीय अनुभव के लिए भारत को धन्यवाद देती है। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध के दौरान कंबोज ने पिछले 2 वर्षों में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में चर्चा का नेतृत्व भी किया। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जीरो डेब्रिस चार्टर जो हाल ही में खबरों में था, वो किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर होगा रिड्यूसिंग स्पेस डेब्रिस से संबंधित रखता है। जीरो डेब्रिस जो पूरी तरीके से न्यूज में आया है, तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। हाल ही में 12 देशों ने पृथ्वी की कक्षा में मानव गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष परिषद के शून्य मलबे चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स पहले आपको याद रखना होगा कि जीरो डेब्रिस का अर्थ होता है कि पूरी तरीके से स्पेस में जो भी कंट्री अपना स्पेसशिप को लॉन्च करती है, उससे जितने भी मलबे बच जाते हैं अंतरिक्ष में, उसी को साफ करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक लक्ष्य रखा है जिसमें जीरो डेब्रिस का पूरी तरीके से यूज किया जाएगा। लक्ष्य रखा गया है कि शून्य मलबे चार्टर पर हस्ताक्षर करते हुए 12 देशों ने इस पर सहमति दर्शाई। 12 देशों के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जबकि नवंबर 2023 में सेविले, स्पेन में ईएसए अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत जीरो डेब्रिस चार्टर का लक्ष्य 2030 तक डेब्रिस तटस्थता हासिल करना रखा गया। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि जीरो डेब्रिस चार्टर का लक्ष्य है कि साल 2030 तक स्पेस में पूरी तरीके से मलबा को शून्य कर दिया जाएगा। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा गौतम अडानी। गौतम अडानी बन चुके हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के लिस्ट में सबसे आगे। तो जानते हैं इसके पीछे डिटेल पॉइंट्स। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अदानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि अमीर व्यक्ति के लिस्ट में जारी करने वाला इंडेक्स का नाम क्या है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स। इसी इंडेक्स के माध्यम से ये बताया गया कि एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में गौतम अडानी टॉप पर बने हुए हैं। किनको पीछे कर तो मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को पीछे करते हुए गौतम अडानी नंबर 1 पोजीशन पे बने रहे। साथ ही साथ 2 जून 2024 की बात है जब दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर लोगों की ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स सूची में गौतम अडानी को 111 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 11वें स्थान पर रखा गया, जबकि मुकेश अंबानी को 109 डॉलर बिलियन की कुल संपत्ति के साथ 12वें पोजीशन पर रखा गया। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के माध्यम से पूछा जाएगा कि वर्ल्ड के टॉप 50 रिचेस्ट पीपुल में गौतम अडानी का पोजीशन क्या है, तो गौतम अडानी का पोजीशन 11 है, जबकि मुकेश अंबानी का पोजीशन 12th है। साथ ही साथ अगर एशिया के माध्यम से देखा जाए तो गौतम अडानी सबसे नंबर 1 पर बने हुए हैं और सेकंड पोजीशन पर बन चुके हैं अब मुकेश अंबानी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लॉडिया शेनबम को। क्लॉडिया शेनबम को हाल ही में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको से अपॉइंट किया गया। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। क्लॉडिया शेनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, जो देश के नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट ने घोषणा की कि सत्तारूढ़ मुरैना पार्टी की उम्मीदवार क्लॉडिया शेनबाम ने 58.3 से 60.7% वोट के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीती है। मेक्सिको के 200 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि शेनबाम ने
अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जोचिटल गैल्वेज को हराकर जीत हासिल की, जो बड़े पैमाने पर रूढ़िवादी पार्टियों के गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि मैक्सिको की नई महिला राष्ट्रपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, तो क्लॉडिया शिनबाम को, और साथ ही साथ ये पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। कहाँ की? तो मैक्सिको की। इंटरनेशनल न्यूज के माध्यम से ये फैक्टर्स आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किस देश के अंतरिक्ष यान ने हाल ही में चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना के द्वारा एक अंतरिक्ष यान ने हाल ही में चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग कर इतिहास को रच दिया है। जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। चीनी मानव रहित अंतरिक्ष यान चांग ई 6 चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर उतरा, जबकि चांग ई 6 चंद्रमा के दूर के हिस्से से नमूने एकत्र करने और उन्हें पृथ्वी पर वापस ले जाने वाला पहला मिशन बनने का प्रयास करेगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा कि चांग ई 6 अंतरिक्ष यान किस कंट्री से बिलोंग रखती है? तो राइट आंसर होगा चाइना से। चाइना से बिलोंग रखती है चांग ई 6। इसका उद्देश्य ये है चांग ई 6 का कि ये चंद्रमा के दूर के हिस्से से नमूने को एकत्र कर फिर से वापस पृथ्वी पर लौटेगी, और यही इस मिशन का लक्ष्य रखा गया। साथ ही साथ चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में यह भी कहा कि चांग ई 6 चंद्रमा के पीछे दक्षिणी ध्रुव एक्टेकन बेसिन में सफलतापूर्वक उतरा है, जबकि चांग ई 6 जांच हैनान के दक्षिणी द्वीप पर वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से चीनी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किए जाने के लगभग 1 महीने बाद ये उतरा। साथ ही साथ यह मिशन 2019 में चांग ई 4 अंतरिक्ष यान द्वारा लैंडिंग के बाद सुदूर क्षेत्र में चीन का दूसरा मिशन है, और यह दूसरा मिशन है जिसका उद्देश्य नमूनों का वापस लाना, और पहला 2020 में चांग ई 5 मिशन था जिसने चंद्रमा के निकट से नमूने एकत्र भी किए। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया चांग ई 6 जो चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर उतरा है और सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला ये कंट्री बनकर अपनी इतिहास को रच दी है। तो चाइना ने लगातार दूसरी बार इस मिशन को सफलतापूर्वक लक्ष्य को हासिल किया, और ये करने वाला एकमात्र चाइना ही एक ऐसा कंट्री बन चुका है। साथ ही साथ आपको यह भी पॉइंट्स याद रखनी होगी कि यह मिशन चांग ई चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका नाम चीनी चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया, और यह कार्यक्रम का 6वां मिशन है। सबसे फैक्टर्स वाली बात याद रखनी होगी, चांग ई का अर्थ क्या है कि चंद्रमा की देवी। चांग ई का अर्थ है चंद्रमा की देवी। चंद्रमा के दूर वाले हिस्से को अक्सर अंधेरा पक्ष कहा जाता है क्योंकि इसे पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। चंद्रमा पृथ्वी के साथ ज्वारीय रूप से घिरा हुआ है, और इसलिए हम इसका केवल एक पक्ष ही देख सकते हैं। यह दृश्य पक्ष निकट पक्ष के नाम से जाना जाता है, और चीन एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जबकि 2019 में इसका चांग ई 4 मिशन इस क्षेत्र में उतरा और रोवर की मदद से चंद्रमा के वॉन करमन क्रेटर का पता भी लगाया। कुल मिलाकर चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर 2 बार सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है, जबकि किसी अन्य देश ने एक बार भी ऐसा नहीं किया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे किस तरीके से चाइना ने लगातार दूसरी बार सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। कहां पर? तो चंद्रमा के सुदूर हिस्से। सुदूर हिस्से का अर्थ होता है कि वैसा हिस्सा जहां पर चंद्रमा की लाइट जो आसानी से हमारे पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। चाइना के द्वारा उतारा गया अपना मिशन सफलतापूर्वक वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलेंगे 4 जून 2024 के रिवीजन बैच की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलम पोर्ट का संचालित करने के लिए 30 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो तंजानिया पोर्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वर्ष 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय पुरुष मुक्केबाज निशांत देव बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई? तो राइट आंसर होगा दुबई में। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के हाल ही अंतिम आंकड़ा के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.2% रखी गई। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2024 1 जून को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आरबीआई ने हाल ही में किस देश से 100 टन सोना लाया है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूनाइटेड किंगडम से। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो राइट आंसर होगा फिलीपींस ने। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? ओम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग
ओम मापने की एक इकाई है? ऑप्शन ए रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी करंट या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।